है तब तक राज करना आसान रहता है। जसा प्रश्न हलबा समाजाचा आहे तसाच प्रश्न माया जातीचा आहे। म्हणजे आमची गत अशी करून टाकली ह्या काँग्रेस बीजेपीनं, नाही धड एसटीत नाही धड ओबीसीत आणि शेवटी उतरायला लागते ओपन मध्ये। एवढं म्हणजे एखाद्यानं आपला अपमान केला तर आम्ही शपथ घेतो का त्याच्या दाट्यात पुन्हा पाय ठेवणार नाही, त्याच्या दारात पुन्हा जाणार नाही। पण आमची एवढी कोणती मानसिक गुलामी आहे का येऊन जाऊन त्याच्यावरच जातो आम्ही। जो मागच्या वर्षी मे महिन्यामधला जो GR काढला कास्ट व्हॅलिडिटीचा, त्या GR मध्ये सर्वात जास्त नुकसान हे तुमच्या आमच्या समाजाचं होऊन राहिलेलं आहे, सर्वात जास्त नुकसान होऊन राहिलेलं आहे। पण माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही एवढे नादान, एवढे नासमज आणि सांगेल तसा पटकन जो सांगेल त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे आम्ही लोक, साधी भोळी भाबडी जनता ज्यानं कास्ट व्हॅलिडिटीचा GR काढला ती भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारत जनावर पार्टी, ज्या पक्षानं आमच्या डोळ्यामध्ये पाणी आणलं त्याची पूर्ण सूत्रसंचालन करून ठेवलं, त्याचा दुसरा भाऊ म्हणजे काँग्रेस। ती काँग्रेस सत्तेवर आली आणि त्या बीजेपीनं तयार केलेल्या मसुद्याची जशीच्या तशी अंमलबजावणी करण्याचं काम ह्या काँग्रेसने केलेलं आहे। आणि पुन्हा बीजेपी तुमच्या आमच्या सोबत येते आणि म्हणते हलबांनो धनगरांनो चला बरं आमच्या सोबत, आम्ही तुमचे प्रश्न सोडवतो सत्तेत आल्यानंतर। माझा प्रश्न त्या बीजेपीला आहे ज्या मध्य प्रदेशामध्ये बीजेपीचं सरकार आहे, पहिली टर्म भोगली, दुसरी टर्म भोगत आहे, त्या ठिकाणी असणाऱ्या हलबा समाजाचे धनगराचे प्रश्न ज्या बीजेपीनं अजूनपर्यंत सोडवलेले नाहीत ते ह्या महाराष्ट्रामध्ये कोणती झकमारी करून सोडवणार आहे। आमचे प्रश्न जशाने तसे कायम ठेवायचे, आमचे प्रश्न कायम ठेवून आम्हाला मजबूर करायचं आणि पुन्हा पुढच्या 5 वर्षासाठी पुन्हा तुमचा आमचा वापर करून सत्तेमध्ये येण्यासाठी नौटंकी दाखवण्याचे धंदे करायचे। ही नौटंकी यांची संपवली पाहिजे। ज्या बाबासाहेबांनी मोठ्या प्रयासाने तुम्हाला आम्हाला मताचा अधिकार मिळवून दिलेला आहे, हीच बीजेपीची औलाद आहे, हीच काँग्रेसची औलाद आहे की ज्यांनी बेंबीच्या देठापासून त्या मताच्या अधिकाराचा विरोध केला होता, ज्यांनी बाबासाहेबांनी आम्हाला मिळवून दिलेल्या मताच्या अधिकाराचा विरोध केला। आज तेच आम्हाला चोपडवून राहिले, तेच आमच्या अधिवेशन घेऊन राहिले, तेच आमच्या अज्ञानाचा वापर घेऊन राहिलेले आहे। या चोरांपासून आपण सावध राहिलं पाहिजे। आज जिस स्थान पर यह सम्मेलन हो रहा है यह बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल है। मित्रों, ये जो गोलीबार चौक है, यहां से स्वतंत्र विद्रोह राज्य का आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई। ये गोलीबार चौक है जो हलवा समाज की एक प्रकार से राजधानी थी या गढ़ था। आदिवासी हलवा समाज मूल रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का समाज है जो स्थलांतरित होने के बाद नागपुर के इस प्रदेश में आया और इस गोलीबार चौक के इस मध्य नागपुर के इलाके में उन्होंने अपना बसेरा बनाया। मित्रों, ये समाज मूल रूप से खेती करने वाला समाज है जो भात खेती यानी जिसको हम कहते हैं चावल की खेती करते थे। समय के साथ उन्होंने बुनकरी का धंधा अपना लिया और फिर वो कोष्टी समाज का काम करने लगे या बुनकर का काम करने लगे, लेकिन मूलतः ये आदिवासी समाज है। इस समाज ने हमारे नागपुर के और विदर्भ के व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। हमारे हलबा समाज के लोग ये बुनकर लोग थे जिनका साड़ियों बुनने का, कपड़े बुनने का व्यवसाय था और इसी गोलीबार चौक के आसपास इनके बड़े बड़े व्यवसाय के दुकान थे, इनका व्यवसाय था, धंधा था। आज ये सारा धंधा बड़े व्यापारियों के हाथ में चला गया है और आदिवासी हलबा समाज इस धंधे से धीरे धीरे बाहर निकलता चला जा रहा है। आर्थिक रूप से अब ये कमजोर होता जा रहा है। मित्रों, हलबा समाज ने, आदिवासी हलबा समाज ने ही विदर्भ आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया। एक समय था जब जामोहन राव जी धोटे स्वतंत्र विदर्भ का आंदोलन चलाते थे, आदिवासी हलबा समाज ने उनको ताकत दी
और इसी ताकत के चलते हुए दिवंगत राम हेड़ाऊ जी रामटेक से हमारे यहाँ के खासदार बने। वो भी आदिवासी हलबा समाज के थे और आदिवासी हलबा समाज पूरे रूप से उनके साथ था। आज आदिवासी हलबा समाज की कई समस्याएं हैं और इन समस्याओं से आदिवासी हलबा समाज पिछले 30 साल से जूझ रहा है। क्या समस्याएं हैं इनकी? कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया है? कांग्रेस ने कई साल तक महाराष्ट्र में शासन किया, लेकिन आदिवासी हलबा समाज को उनका आदिवासी का जो मूल हक है, जो संविधान ने उनको प्रदान किया है, ये मूल हक का अधिकार उनको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा व्यवहार किया है, ये हमारे पूर्व वक्ता ने बताया। उन्होंने बताया कि जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, भाजपा शिवसेना की सरकार, तो उन्होंने जो जीआर निकाला था, जो ड्राफ्टिंग किया था, कांग्रेस ने जैसा का वैसा उसको उठा के मंजूर कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने बात बताई है। मित्रों, आज स्थिति ये है कि आदिवासी हलबा समाज के कई हमारे भाई लोग हैं जो आदिवासी का प्रमाण पत्र लेके सरकारी नौकरी में शामिल हो गए थे। इनके प्रमाण पत्रों को नकारा जा रहा है। काफी कर्मचारियों को, काफी अधिकारियों को उनके जातिगत या जमातीगत जो उनके आरक्षण के सहूलियतें थी उससे वंचित किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका में हमारे जो नगर सेवक चुन के आए थे, उनका भी जातिगत प्रमाण पत्र रद्द किया जा रहा है। इतना अन्याय इस आदिवासी हलबा समाज पर हो रहा है। फिर भी आदिवासी हलबा समाज ये भोला समाज है, या शिक्षित समाज है। जैसा कि एडवोकेट नंदाताई पराते कहती है, हमारा आदिम समाज है, हम आदिम समाज के लोग हैं, हम भोले वाले समाज के लोग। हमने आज तक कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, कांग्रेस का साथ दिया, बदले में हमें कांग्रेस ने हमारा हक नहीं दिया। हमने एग्जाम्पल के तौर पर, एक टेस्टिंग के तौर पर हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आदिवासी हलबा समाज आज भी अपनी जो उनकी पहचान है, वो पहचान उनकी सही तरह से साबित नहीं हुई है। आदिवासी हलबा समाज अभी भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, अपने आदिवासी स्टेटस के लिए लड़ रहा है और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। तो मित्रों, ये समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने केवल आपके साथ धोखा किया है। आपने भले ही उनको साथ दिया होगा, लेकिन वो जब सत्ता में आए तब उन्होंने आपको साथ नहीं दिया। इसीलिए अभी आपको दर दर भटकने की बात आ रही है। आदिवासी हलबा समाज के जो नौकरदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय को दूर करने के लिए अभी बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। बहुजन समाज पार्टी का ये वादा है कि हम आदिवासी हलबा समाज का समर्थन देंगे, उनके साथ लड़ेंगे, उनकी लड़ाई जारी रखेंगे। तब आपका ये कर्तव्य बनता है, आदिवासी हलबा समाज का ये कर्तव्य बनता है कि आप भक्कम रूप से, सक्षम रूप से, भरपूर तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े रहे, बहुजन समाज पार्टी को ताकत दे, ताकि बहुजन समाज पार्टी आपके हितों की रक्षा कर सके। यहाँ पर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इन्होंने इस जाति का अध्ययन किया, हलबा समाज का संशोधन किया और हलबा समाज को आश्वासित किया कि आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कटिबद्ध है। हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के नेता डॉक्टर सुरेश माने जी, हमारे पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी हलबा समाज की मदद के लिए, हलबा समाज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उनके प्रश्नों को हल करने के लिए समर्पित है। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, अब समय आ गया है, अब जाग जाइए। अभी आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, अभी आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। आपको समझना होगा कि आप पिछड़े समाज के, आदिवासी आदिम जाति के, आप उस समाज को बिलोंग करते हैं और इस समाज की हितों की रक्षा केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े होकर आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपनी ताकत को दिखा दीजिए। जितने प्यार से आप कांग्रेस और भाजपा के साथ रहे हैं, उससे दुगने प्यार से बहुजन समाज पार्टी के साथ में आप रहिएगा, आपकी समस्या जरूर हल होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। गोळीबार चौक, मला असं बोलता मोरो चौक है,
आणि मी जर हलबा भाषामा भाषण दे तर मला वाटते मंच का सगळा लोकमानला बी आवडा ना ज्या उपस्थित सगळ्या लोकमानला बी आवड तेव्हा पत्रक मी जब बाचे जय भीम जय आदिम जय भारत ये लिखा आदिम म्हणजे भारत को मूळ निवासी आणि ये ना भारत को मूळ निवासीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर न संविधान में आरक्षण दिस आणि वोनच आरक्षण को माध्यम ना फक्त हलबा समाजच नाही पण अनुसूचित जमाती का 47 जमात सगळा नोकरी मध्ये लाग्या सगळ्याला धंदा पाणी भेटे आणि एक सुशिक्षित चांगलं जीवन आपण काढेल शिक्षण लेन मोठा माणूस बनेल पण आज फक्त अनुसूचित जमाती का 12 जमातीला आरक्षण भेटण्या आणि 33 अनुसूचित जमाती आज भी येना आरक्षण को विरोध आज भी येना आरक्षणला वंचित हा सर्वात मोठं जो दुर्गुण आपला समाज में हा का आपण एकजूट होत नाही पण मला अभिमान न बलुशा वाटते का जो संदेश बाबासाहेब ने आपल्याला दिस होती वो संदेश आज गोळीबार चौक का लोकमान भी मानते शिका संघटित वान संघर्ष करा आज आपला विरोध में कोण हा यो आम्ही शिकेन आणि वोकोसाठी आज हलबा समाज संघटित हा कारण की 10 साल को पहले जब मी गोळीबार चौक में फिरत होतो वन टाइम में मला वाटत होतो का यो समाज संघटित नसा पण हलबा समाज आज बाबासाहेब को विचार न सामोर भी मारतो आणि आज हलबा समाज संघटित हा आणि आपण संघर्ष करण्यात आपला संघर्ष एवढाच हा का जो बाबासाहेब ने आपल्याला अधिकार संविधान में दिसा जर वो हमला अधिकार भेटते तर हमला कोणको संग काही लेनो देनो नसा पण जोपर्यंत आपण सरकार की नाक दाबत नाही तोपर्यंत सरकार तोंड उघडत नाही आणि वोको जिवंत उदाहरण म्हणजे आबा धनगर समाज तुम्ही देखो महाराष्ट्र में बारामती में शरद पवार की पोरगी किती मतनं निवड के आई धनगर समाज ना पिवळा झंडा जब हाथ मालिस आणि धनगर समाज आज भी बोलते का हलबा समाज ना पिवळा झंडा देखाईस बल्कि आम्ही ना वो हाथ माले आणि आज आम्ही आपली लढाई लढण्यान शरद पवार को लेटर मोरा पास हा अब मोरा मोबाइल को व्हाट्सएप में भी शरद पवार को लेटर हा का धनगर आणि धनगर जो कॉन्स्टिट्यूशन यादी में हा वो एकच हा फक्त केंद्र सरकार जर आम्हाला कार्ड दे क्लॅरिफिकेशन कार्ड देते तर धनगर समाजला आम्ही आरक्षण देतात बोल बको उद्देश मला एवढाच हा का जर आम्ही एकजूट हावन तर कोणी आम्हाला बालबाका नाही करू शकत पण आम्ही जर तुटे हावन तर आपला कोणी बी आपलं विरोध मध्ये जाते कोणी बी आपल्याला आपलं पाय खाल्या मसलू शकते गोळीबार चौक एक क्रांतिकारी चौक हा कारण की यामा दलित समाज हा यामा मुसलमान समाज हा आणि यामा हलबा समाज हा मी आज येना मंच बनेला सांगतो का गोळीबार चौक को यो 3 समाज जर एकजूट भये तर पूर्ण विदर्भाમાં आपलो बहुजन की सत्ता आऊ शकते आणि राज्य करू शकते मोरी एवढीच विनंती हा तुमला का आपल्याला अब एकजूट होके लढबको हा मुसलमान को कोणत्या स्थिती में जीवन काढण्या यो आपल्याला मोमीनपुरामध्ये देखतो आपण वय काय करते ना लिंबको शिक्षण किती कमी हा वय कसं आपलं जीवन काढण्या आज हलबा समाज की ज्या बाई सोनो नानो मर के वाले सावकारीन बली जात होती आज वहाँ घर में जाके भांडा घसण्या ओको माणूस जोला सावजी बन के ओळखी जात होतो जो गांधी बाग में धंदा करत होतो एक पातल पिनत होतो तर 8 दिवस खात होतो आज वो माणूस आपलो चौक बजा बस के मंदिर को सामने भीख मांगते या शर्मनाक गोष्ट हा आणि एक लक्ष में ठेव आपल्याला जर योच गुलामगिरी को जीवन जगबो को हा तर मग आपण 10 झंडा लेके आपण फिरबल तरी आपला समाज को काही भलं होणार नसा पण एक झंडा खाली जर आम्ही आयन तर आम्ही आपलं सगळं प्रॉब्लेम सॉल्व
सॉल्व्ह करू शकता जसे शरद पवारना आपलं लेटर हॅक बऱ्या धनगर समाजला क्लॅरिफिकेशन देव तुम्ही अशा केंद्र सरकारला बरीच आमलो काय प्रॉब्लेम आहे आम्ही आदिवासी हवन यामुळे भाषा सांगते जो माणूस आदिवासी हा वो की बोली भाषा रीती रिवाज सगळं हिंदू पेक्षा वेगळा राहते आम्ही हिंदू नाही हवन आम्ही आदिवासी हवन आम्ही ना कोष्टी व्यवसाय म्हणजे बिनकरी को व्यवसाय करेल बलके आमला हलबा कोष्टी ओळखलो मायन्या पण आम्ही आदिवासी हवन बाबासाहेब ना आमला अधिकार देश आदिवासी को आमला वो आमला अधिकार पाहिजे आणि वोकोसाठी एकजूट होबो की गरज हा आणि आपल्याला सगळ्याला एक लढाई लढबो की गरज हा दुसरी गोष्ट मी आदिम को माध्यम न धनगर समाजला जब मी समर्थन दे तर तुम्ही पेपर मा वाचेलो का चंद्रभान पराते याच्यावर डी सुरू केली जाते कारण की त्याच्या बायकोनं कोणत्या अधिकारीला मारलं होतं तुम्ही पेपर मा वाचेलो पण उनला आम्ही अपविश्वासाला बोलतात तुम्ही काही करता को तुम्ही आमला नोकरी बघायला बी काढो तरी आम्ही आपला आवाज बंद करणार नाही जो अन्याय आम्ही आम्हाला बरे होईना वोकोसाठी आम्ही लढबन आणि आज मी अभिमान नाही आणि गोळीबार चौक मा बोलतून का मोळा समाज आज संघटित हा आणि मोळा समाज लढाई लढबला तयार हा समोर को इलेक्शन मा आपल्याला आपली एकजुटकी ताकद देखावं की हा जर आम्ही आपली ताकद देखावतात तर आपला अधिकार आपल्याला भेटते आणि आपण जर आपली ताकद देखावत नाही तर आपला अधिकार पासून आपल्याला वंचित केले जाते एवढं लक्ष मा ठेव सरकार की नाक दाबेशिवाय सरकार तोंड उघडत नाही एक महाराणा सांगा ना एक कहावत बोली सा वो बोल के मैं मोरा दो शब्द समाप्त करतो छीनता है सत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है लेकिन महाराष्ट्र में सारा आरक्षण का बवंडर इस तरह से खड़ा किया मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने अपने ख्यालात रखते हुए इस देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनकी बड़ी राज्य और केंद्र की सरकारें इनका रवैया छोटे छोटे जाति समाज समूह के साथ किस तरह का रहा है इसके बारे में आपको चंद समय में जानकारी दी है। साथ ही साथ आदिवासी हलबा समाज को लेकर जो समाज मध्य प्रांत में बड़ी भारी तादाद में रहता था और आज विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ जिला में बड़ी भारी संख्या में रहता है उस समाज को लेकर सरकारी नीतियों में किस तरह से बदलाव आए उस बदलाव के कारण आदिवासी हलबा हो या और अन्य आदिवासी समूह को क्या नफा नुकसान उठाना पड़ा इसका जिक्र करते हुए जिन पार्टियों का राज रहा चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का हो या केंद्र में इसके पहले कांग्रेस पार्टी का हो या महाराष्ट्र में भी 1995 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का हो कुछ लोगों को तकरीरें सुनने के बाद हमारा आक्रोश इस तरह से लगता होगा
कि ये लोग हमेशा चंद आरक्षित सीटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको आरक्षण के अलावा दूसरा कुछ कहने के लिए नहीं है, और इसलिए जब भी देखो ये सारे साथी आरक्षण के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। लेकिन बात वहां तक सीमित नहीं है, बात उससे काफी बड़ी है, सामाजिक तौर पर बड़ी है, आर्थिक तौर पर बड़ी है, राजनीतिक तौर पर बड़ी है। यह समस्या का कैनवास सिर्फ रिजर्वेशन के लेकर कुछ शिक्षा या नौकरियों में प्रावधान होना चाहिए, इस बात तक अगर समझकर इस इशू के लिए कोई देखेगा तो वो सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्योंकि समाज को सोशल स्टेटस को लेकर कई सारे परिणाम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से देखने को मिलते हैं, और इसीलिए चाहे हलबा समाज हो या अन्य कोई छोटी आदिवासी जाति के बारे में हो, इनको सिर्फ आरक्षण के दायरे में रखकर बाकी लोगों ने देखने का नजरिया छोड़ देना चाहिए। जब हम लोग कहते कि नजरिया छोड़ देना चाहिए, और हमारे आदिम लोग जो है, आदिवासी लोग हैं, उनको भी इस बात का पूरा मालूमात रहना चाहिए कि संविधान के धारा के तहत, भारतीय कानून के तहत हम भले आदिवासी के सारे निकष पूरे करके वो संज्ञा के अंदर, जाति समूह के आइडेंटिफिकेशन के अंदर अपने आप को रखते होंगे। लेकिन एक तरफ वो भारत सरकार है जिसने दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है, चाहे यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो या वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इंडिजिनियस लोगों की काउंसिल हुई, मीटिंगें हुई, उन सारे मीटिंगों में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने लगातार ये बात रखी है कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है, हमारे देश में कोई आदिम नहीं है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में हर कोई माइग्रेट आदमी है। अमेरिका is the country of the migrated people. दुनिया के कोने कोने से माइग्रेट करते कई लोग अमेरिका में जाकर बसे, तो अमेरिका को माइग्रेट लोगों का कंट्री कहा जाता है। भारत सरकार की नजर में यहां मूल निवासी कोई नहीं, यहां आदिम कोई नहीं, यहां आदिवासी कोई नहीं। इस तरह का स्टैंड दुनिया के कई मंच पर भारत सरकार ने बार बार लिया, कई बार लिया। इतना ही नहीं तो 1993 में दुनिया में जब इंडिजिनियस लोगों के सम्मान में कोलंबस ईयर के बैकग्राउंड में थर्ड वर्ल्ड कंट्री के आदिम लोगों ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को हमारी भी बात सुननी चाहिए, दलितों की बात सुननी चाहिए, आदिवासियों की बात
सुननी चाहिए। तब भारत के सरकार के मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर जो शामिल थे, उन्होंने बार बार जिक्र किया कि यहां ना कोई आदिम है ना आदिवासी है। एक तरफ इस तरह का भारत सरकार का रवैया है, कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में भी यही रवैया था और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी इस रवैया में कोई बदलाव नहीं होगा। ना बदलाव जनता पार्टी के जमाने में आया था। इससे क्या पता होता है, इससे हमें क्या मालूमात होता है, इससे हमें यह पता लगता है कि भारत में आदिवासियों की कई सारी जातियां होने के बावजूद, भारत में कई सारे आदिवासी समुदाय को संविधान का आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, भारत के कई सारे छोटे जंगलों में, शहरों में माइग्रेट करने वाले आदिवासी समूह के लोगों की भाषा भी इंडिजिनियस तरह की होने के बावजूद, वहां के लोग आरक्षण के नाम पर, राजनीति के नाम पर अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए छोटे छोटे दलित, आदिवासी जाति और समूह का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को बरकरार करने में लगे रहते हैं, बरकरार करने में लगे रहते हैं। और इसी के चलते आदिवासियों को बीच में भी असली और नकली आदिवासियों का मुद्दा कई सालों में महाराष्ट्र में चलता आ रहा, कई सालों से चलता आ रहा है। इतना ही नहीं तो सरकार में शामिल बहुत सारे लोगों ने इसको तूल देने में बड़ी भारी भूमिका अदा की है। और इसमें महाराष्ट्र के शरद पवार नाम का नेता का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के छोटे छोटे जाति और समूह में कलह पैदा करके अपने राजनीति को सीधा करने वाला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ होगा तो उसका नाम शरद पवार है, जो अपनी राजनीति का गंदा खेल खेलता है, गंदा खेल खेलता है। आज भी हमें पता लगता है, हमारी धनगर समाज की कुरुड़कर ताई यहां बोल रही थी, नंदा पर्यटन ने भी उसका जिक्र किया। धनगर समाज को संविधान में आरक्षण है, अलग 2.5% आरक्षण है। इनको अलग आरक्षण होने के बावजूद भी धनगर समाज का आदिवासियों में समावेश होना चाहिए, ये डिमांड पहले धनगर समाज के नेताओं ने नहीं की। बहुत से धनगर समाज के नेता पैदा हो गए, लेकिन इन नेताओं ने डिमांड को आगे नहीं लाया। लेकिन जैसे शरद पवार की पार्टी की पावर पॉलिटिक्स पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा, सांगली, पुणे, बारामती जिला इन प्रदेशों के ऊपर सीमित है, उन प्रदेशों में चंद धनगर समाज के लोगों को खुश रखने के लिए इन्होंने कहा कि आदिवासियों में इनको भी शामिल करना चाहिए। वैसे तो हम लोग जो भी आरक्षण में आता है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जब मंडल की आर्ग्यूमेंट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इस देश का बहुत बड़ा नामी गिरामी वकील था, नानी पालखीवाला नाम का, और ये पालखीवाला आर्ग्यूमेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर मंडल कमीशन को एक्सेप्ट किया तो सारा देश बैकवर्ड बन जाएगा, पूरा देश बैकवर्ड बन जाएगा, पूरा देश बैकवर्ड लोगों का बन जाएगा, और इसलिए आरक्षण के बाहर कुछ लोगों को रखना चाहिए। लेकिन आज पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी हमें आरक्षण में शामिल करो, इसकी बड़ी भारी होड़ लगी है, एक स्पर्धा लगी है।
जो लोग पहले आरक्षण के नाम से नफरत करते थे, आरक्षण किसका काम है भाई? ये दलितों का काम है। आरक्षण किसका भाई? ये अंबेडकर का काम है। ये बहुत नीचे जाति के लोगों का काम है। सबसे बड़ा विरोध मराठा करता था। आज मराठा कहता है मुझे भी दे दो, मैं भी आरक्षण के लाइन में खड़ा हूं, मेरे भी वाटी में प्लेट में थोड़ा देने की बात करो। जो आरक्षण से सबसे बड़ी नफरत करता था वो आरक्षण का समर्थन करने लगा। राजा महाराजा छत्रपति के वंशज नेतागिरी करने लगे। मरे हमारे मराठा समाज के लोग गरीब है। महाराष्ट्र के 288 विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं। 288 एमएलए में जब से महाराष्ट्र बना 1960 से लेकर 2014 तक मराठा जाति और समुदाय के हमेशा 100 से ज्यादा विधायक इस महाराष्ट्र में रहे। और अगर 100 से ज्यादा विधायक अगर मराठा बिरादरी के आते हैं तो भाई मराठा पिछड़ा क्यों है? मराठा आरक्षण क्यों मांगता है? मराठा को आरक्षण की क्यों जरूरत है? लेकिन इसके जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास लोग नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है जब चुनाव नजदीक आता है तो कह देना चाहिए कि आरक्षण दे दिया। चाहे धनगर हो, चाहे और कोई समाज हो, चाहे मराठा हो, कोर्ट के फैसलों के आधार पर टिकेगा या नहीं ये कोर्ट देखेगा। और जब तक कोर्ट देखेगा तब तक चुनाव होकर चला जाएगा और इसी के नाम पे आपके सारे वोट लूटे जाएंगे। ये वोट लूटने का षड्यंत्र ये महाराष्ट्र के राजनेताओं के माध्यम से, खास करके कांग्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़ा भारी घिनौना खेल इस महाराष्ट्र में भी खेलने का काम हुआ। क्यों भाई? हलवा समाज को पहले देते थे, फिर क्या हुआ? अगर आज हलवा आदिवासी ने तो कल कैसा था भाई? कल भी नहीं होना चाहिए। अगर आज नहीं है तो कल भी नहीं होना चाहिए। आज तक तो लोग बहुत बहुत नए नए ज्ञान प्राप्त करने लगे। वो कहते मराठा को भी अंग्रेज लोग आरक्षण देते थे। अब कौन से मराठा को देते थे भाई? मल्हारराव होलकर तो धनगर थे, वो तो मराठा नहीं थे। सिंधिया मराठा था तो क्या सिंधिया के खानदान के लोगों ने आरक्षण दिया? इनको आरक्षण मिलता था? कौन से मराठा लोगों को आरक्षण मिलता था? जो डोमिनेंट मराठा है लेकिन चोरी छिपे अपने आप को कुणबी लिखता है, उस कुणबी को आरक्षण मिलता था। और जो कुणबी है लेकिन जिसके दिमाग में जात का कीड़ा बड़े होकर उसके दिमाग में घुस गया है, वो अपने आप को कुणबी ना कहकर मराठा कहता था। वो वंचित रहता था, वो वंचित रहता था। और जो चालाक मराठा था वो मराठा के बजाय खुद को कुणबी कहता था, उसको आरक्षण मिलता था। कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि किसी मराठों के आरक्षण मिलता था। कभी मराठों का आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन हमारी महाराष्ट्र की कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार, इन्होंने कमीशन लाया, एक बापट कमीशन लाया। बापट कमीशन ने एग्जामिन की, कहा मराठा कोई सोशो एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है। संविधान के निकोशों के आधार पर मराठों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट उससे ज्यादा होशियार, उन्होंने राणे कमीशन लाया गया। राणे कमीशन कौन राणे? राणे मतलब वो कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। क्या उनको पता? बेचारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। आजकल वो क्या करते उसकी इंक्वायरी करने के लिए सचमुच में दूसरे कमीशन की जरूरत है। लेकिन इन्होंने राणे कमीशन लाया।
और राणे कमीशन लाकर कहा कि दे दो मराठा को भी। अब मराठा को दिया 16%, कहने लगे 32% लोग हैं, 16 दे दो। 16 दे दिया। कोर्ट के सामने टिकेगा या नहीं ये अदालत बताएगी। लेकिन महाराष्ट्र में सारा आरक्षण का बवंडर इस तरह से खड़ा किया कि लगभग आरक्षण महाराष्ट्र में 73% बनकर रह गया। 73 बना। अब 73 बना तो 27% रहा, 27% बैलेंस रहा। अब ये 27% बैलेंस रिजर्वेशन किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा है? एक तरफ तो 73 में आपने दलितों को शामिल किया, आपने आदिवासियों को शामिल किया, आपने डीटीएनटी बीजेएनटी को शामिल किया, आपने ओबीसी को शामिल किया, आपने मुस्लिमों को शामिल किया, आपने मराठा को भी शामिल किया। ये सारे लोगों को मिलकर 73% हुआ। तो बचा कौन महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बचा कौन? और अगर बचा कौन ये बड़ा सवाल है, तो 27% ये भी किसके लिए छोड़ गया है, ये भी सोचने का मामला है। लेकिन हम अपने लोगों को लेकर 3-4% को लेकर हमेशा सोच रखकर उसके इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब अंबेडकर जो विचारधारा को मानते थे, पार्टी के संस्थापक कांशीराम साहब जिस बात को मानते थे, और बाबा साहब ने भी कहा था 24 सितंबर 1944 में 1944 में बाबा साहब ने साफ कहा था कि चंद आरक्षण की सीटें इसके लिए मेरा संघर्ष नहीं है। चंद रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन और कुछ आरक्षण के मामले, इसके लिए मेरा संघर्ष नहीं है। मेरा संघर्ष इससे बड़ी बात को लेकर है। वो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि हम टुकड़ों में बांटे गए छोटे छोटे समुदाय के लोग रिजर्वेशन के चंद टुकड़ों के पीछे दौड़कर अपना बड़ा भारी मकसद खो देते हैं। कौन सा मकसद? बाबा साहब ने कहा कि इस देश के छोटे छोटे जंगल में रहने वाले सारी महिलाएं और सारे दलित जिनको गांव में कभी पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो सारे लोगों को संविधान के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन का हथियार बनाने वाला वोट का अधिकार मैं दे रहा हूं। और उस वोट के अधिकार के सहारे आरक्षण ही नहीं तो इस देश के पावर स्ट्रक्चर की लड़ाई मेरे लोग एक दिन जरूर लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं तो जीत कर रहेंगे। इस देश के हुक्मरान बनकर रहेंगे, बनकर रहेंगे। तब कांग्रेस के नेताओं ने मजाक उड़ाया था बाबा साहब का। मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बाबा साहब आपने वोट का अधिकार हथियार जिन लोगों के हाथ में दिया है वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, गुलाम है, लाचार है, बिकने वाले लोग हैं। इनका नेता बिकता है, और जिसका नेता बिकता है उसका समाज बिकता है, उसका वोट बिकता है। हम खरीदेंगे, हम अपने लोगों के वोट खरीदेंगे। हमारी सरकार बनेगी बाबा, बापू का सपना साकार होगा, आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। बाबा साहब ने गंभीरता से बात सुन के हुए कहा था, कांग्रेसी नेताओं को पलटकर कहा था कि भाई तुम्हारी बात सच है, मेरे लोग चंद आरक्षण के टुकड़ों के पीछे दौड़ते रहते, उनको आरक्षण का टुकड़ा दे दो, खुश हो गए। इनकी माई बाप पार्टी कांग्रेस बनती है। मैंने जलता हुआ घर कहा, सारे दलित नेताओं को आजकल वो एयर कंडीशन का घर लगता है। मेरे लोग बात नहीं समझते और इसलिए उनके वोट लूटे जाएंगे, उनके नेता बिकेंगे,
कोई होलसेल के भाव में बिकेगा, कोई रिटेल के भाव में बिकेगा, कोई गधे के भाव में, कोई घोड़े के, कोई मुर्गी के, कोई बकरे के, इन भाव में बिकेंगे। लेकिन ये कांग्रेस वालों, एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन मेरा ललुआ आदमी, मेरा ललुआ समाज, मेरा मजलूम गरीब लाचार समाज अपनी वोट की सही कीमत पहचानेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे इतना बड़ा भिखारी दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा। तुम्हारा इतना बड़ा भिखारी दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा। बाबा साहब की बात देश के छोटे छोटे समाज के लोग, नेता लोग समझे न समझे, लेकिन बीएसपी के संस्थापक कांशीराम साहब समझ चुके और इन्होंने इस बात को उठाया, अपने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया, उनका संगठन बनके वोट की ताकत बनाई, मायावती नाम की शक्तिशाली नेता पैदा की, जिसके सामने सोनिया गांधी भी जाकर कहती थी, मायावती जी मेरी सरकार बचाने में योगदान दे दो, मेरी सरकार बचाने को योगदान दे दो। यह समय का तकाजा है कि सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं को अपनी सरकार बचाने के लिए बाबा साहब की सुपुत्री मायावती के पास जाकर कहना पड़ता था कि बीएसपी के खासदार लोकसभा और राज्यसभा में हमारे साथ रहे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बचेगी। बिल पास करने में मदद लगी। भाजपा वाले भी आजकल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल पास किए, बड़े ताल ठोक रहे, हम बहुत बड़ा सुधार ला रहे न्यायपालिका में। अगर बसपा ने 7 राज्यसभा में नहीं दिया होता तो मोदी कुछ नहीं करता राज्यसभा में। इतनी ताकत मायावती के और हाथी की आज भी संसद के अंदर है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता।